वेलकम टू बीपीसी मेकर। दोस्तों आज है 21 दिसंबर 2021 और 21 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोसी मेची लिंक परियोजना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस परियोजना को अभी हाल ही में राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में जब आप इसे लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसे सारी चीज़ों को आप वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें। और इस यहाँ पर यह ध्यान है कि जो लोग बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर इस पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिहार करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, ये स्पेशल बिहार करंट से आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसकी विशेषता यहाँ पर यह है कि जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। और ये जब दिसंबर माह समाप्त हो जाएगा तो इसे अपडेट करके यहाँ पर जनवरी से दिसंबर इसे कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखें। और इसके अलावा जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और यहाँ पर आपको 50 सेट यहाँ पर करवाया जाएगा। आप डेली बेसिस पे यहाँ पर आप एक टेस्ट में भाग लेकर के अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो सारे के सारे आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज है जो कि ऑनलाइन और साथ साथ पीडीएफ में आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो इस सीरीज के तहत आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो इसका नोट्स आपको डेली और मंथली बेसिस पे मिलेगा। और इसके अलावा और भी कई सारे स्टडी मटेरियल्स नोट्स वगैरह हैं वो आपको सारे के सारे आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार का मधुबनी जिला इस मामले में प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है। आपको ये ध्यान रखना, बिहार की यहाँ पर चर्चा की जा रही है तो बिहार के अंतर्गत जो बिहार का मधुबनी जिला है ये प्रथम स्थान पर है। और वहीं पर इस सूची में अदर जिलों की अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर समस्तीपुर, तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण, चौथे स्थान पर पश्चिमी चंपारण और पांचवें स्थान पर मुजफ्फरपुर है। ये आपको ध्यान रखना। वहीं पर अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो इस अभियान में पटना को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि बिहार में वर्तमान समय में कितने जिले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कितने लोगों को पता है कि बिहार में इस समय कितने जिले हैं। जितने भी जिले हैं जिलों की संख्या आप कमेंट करके मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपौल को इस मामले में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में लोक जन शिकायतों की सुनवाई में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है। सुपौल के अलावा गया, रोहतास, बक्सर व वैशाली जिलों में भी जनता की शिकायतों का निवारण किया गया है। यानी कि इन जिलों की अगर बात करें गया, रोहतास, बक्सर, वैशाली तो ये क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर होंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि पहले स्थान पर है सुपौल जिला जो कि लोक शिकायत निवारण में पहले स्थान पर है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में हरियाली बढ़ाने के मामले में गया जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। गया जिला की हमने यहाँ पे चर्चा की थी। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया गया जिला, तो गया जिला के बारे में लिखा गया कि हरियाली बढ़ाने के मामले में गया जिला शीर्ष पर रहा है। ये जानकारी मैंने आपको दिया था, आई होप कि आपको ये याद होगा। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि लोक शिकायत मामले में राजधानी पटना को 27वीं रैंक मिली है। पटना की अगर बात किया जाए तो पटना को 27वीं रैंक मिली। और वहीं पे हमने यहाँ पे चर्चा किया सुपौल की, क्योंकि इस मामले में सुपौल अव्वल है। तो सुपौल की अगर हम बात करें तो हाल ही में सुपौल जिला को कचरा मुक्त घोषित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुपौल की बात आई है तो एक प्रश्न और बनता है सुपौल से रिलेटेड कि जो राज्य का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क है, यानी कि जैव विविधता पार्क है, जो कि कह सकते हैं राज्य का तीसरा होगा, ये सुपौल में ही प्रस्तावित है। इसकी जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया था, आई होप कि आपको ये याद होगा। अगर हम बात करें पहले और दूसरे संस्थान की जो कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी पार्क की, तो पहला बायोडायवर्सिटी जो पार्क है ये है बिहार के अररिया जिले में और दूसरा जो ये बिहार के गया जिले में है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना तीसरा सुपौल जिले में प्रस्तावित है। और वहीं पर इन्हीं से रिलेटेड और भी कई सारे फैक्ट की अगर हम बात करें
तो बिहार राज्य का पहला चिड़ियाघर है कहाँ पर? पटना में। और अगर हम दूसरे चिड़ियाघर की बात करें तो ये अररिया जिले में प्रस्तावित है, अररिया जिला के रौलीगंज में। और वहीं पर अगर हम बात करें तारामंडल की, तो बिहार राज्य का पहला तारामंडल है पटना में। वहीं पर अगर हम दूसरे तारामंडल की बात करें तो बिहार राज्य का दूसरा तारामंडल कहाँ पर है? यह है दरभंगा में। ये आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर हम बात करें रोहतास में, तो रोहतास में कह सकते हैं बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की जा रही है, और अररिया में मंकी पार्क की स्थापना करने की बात कही गई है। ये सारे तमाम चीज़ों को यहाँ से आप लोग याद रखें। देखिए इस तरह से आपको फायदा क्या है, आप यहाँ पर करंट अफेयर्स तो सीखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो पहले आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसका भी रिवीजन होता है। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को समझ रही है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको आगामी एग्जाम में पता चलेगा। अगर आप यहाँ से रेगुलर वीडियो को फॉलो किए हैं तो निसंदेह ही आपको फायदा होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लोग इस सीरीज के साथ बने रहें, इसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल की लखनऊ फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच किन्हें बनाया गया? नया फ्रेंचाइजी अभी हाल ही में लखनऊ फ्रेंचाइजी बना है। अब यहाँ पर प्रश्न बना है कि आईपीएल की जो नई टीम है लखनऊ फ्रेंचाइजी, तो इसके मुख्य कोच किन्हें बनाया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंडी फ्लावर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जिम्बाब्वे के पूर्व विकेट कीपर कप्तान एंडी फ्लावर को आईपीएल की नई लखनऊ फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ी सी जानकारी, लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना, हाल ही में मुख्य कोच की अगर हम बात करें तो लखनऊ फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच एंडी फ्लावर को बनाया गया है, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जिम्बाब्वे के पूर्व विकेट कीपर कप्तान है। ये भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं प्रश्न। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि एंडी फ्लावर पिछले 2 सत्रों में पंजाब किंग्स के सहायक कोच के तौर पर जुड़े हुए थे। पिछले 2 सत्र यानी कि आईपीएल के पिछले 2 संस्करण में ये पंजाब किंग्स के सहायक कोच के तौर पर इसमें जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लखनऊ फ्रेंचाइजी की, तो लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक डॉक्टर संजीव गोयनका है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है माइकल ब्लूमबर्ग। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। इनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया कि माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। और साथ साथ जो ऑप्शन नंबर डी में है डेवोन कॉनवे, तो इनकी चर्चा हमने की है। डेवोन कॉनवे जून 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले भी कई बार दिया है। जनवरी 2021 में मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भारत के ऋषभ पंत चुने गए थे, और भारत के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत बार दिया है। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि राहुल रवेल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक राहुल रवेल के द्वारा लिखी गई है, तथा इसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा राज कपूर की 97वीं जयंती पर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया राज कपूर की 97वीं जयंती पर। ठीक है। और अगर हम बात करें एम वेंकैया नायडू की, तो ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने चर्चा की अमिताभ बोस की, जो कि आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर अमिताभ नहीं बल्कि अजिताभ बोस की, तो जो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं उसी चीज को यहाँ पे हमने लिखा कि अजिताभ बोस ने द कपिल शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। दूसरा चर्चा हमने किया करीना कपूर खान के बारे में, तो करीना कपूर खान ने हाल ही में द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लिखी है। और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी में है राहुल पंडिता, तो इनके बारे में हमने लिखा कि राहुल पंडिता ने द लवर बॉय ऑफ भवलपुर नामक पुस्तक लिखी है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर शब्द आया मर्म। मर्म आखिर क्या होता है? तो यहाँ पे अगर हम मर्म की बात करें तो मर्म एक प्रकार की थेरेपी है, इसे ध्यान रखेगा। तो मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र अभी हाल ही में उत्तराखंड में बनाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र आयुर्वेद की शिक्षा में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करेगा, जैसे कि उत्तराखंड में बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा भी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। और इसके अतिरिक्त भारत के पहले जैव विविधता पार्क या फिर जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में बनाया गया, और साथ साथ भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग पार्क भी उत्तराखंड में ही खोला गया है। ये सारे जो रिलेटेड फैक्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। चलते हम अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में प्राकृतिक खेती से जुड़े राष्ट्रीय अधिवेशन समारोह का आयोजन किया गया है? अभी हाल ही में ये आयोजन हुआ, और ये किस शहर में या फिर किस राज्य में ये आयोजित हुआ है?
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनंद गुजरात में भी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस जगह का नाम है आनंद, ये ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे इस बारे में डिटेल में लिखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर आनंद, या फिर जिसको प्राचीन नाम जिसका है आनंदपुर, तो ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में प्राकृतिक खेती पर आनंद में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, इसका जो आयोजन हुआ था, ये समारोह आनंद गुजरात में आयोजित हुआ था और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। और यहाँ पे हमने गुजरात की चर्चा की क्योंकि ये गुजरात में आयोजित हुआ है। तो हाल ही में गुजरात के सूरत में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है, ये ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर बात है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड एक प्रश्न याद रखिएगा। जो अमूल डेयरी है ये गुजरात से ही संबंधित है और इसी क्षेत्र आनंद क्षेत्र से ही ये संबंधित है। जो अमूल का जो फुल फॉर्म होता है ये आप ध्यान रखिए, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी डेयरी में से, तो इनका नाम शुमार है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको एक बार जानकारी दिया था। अब चलते हम अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रथम स्थान मिला है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, रैंकिंग वाले खास करके। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 7वां का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वार्षिक सम्मेलन में दिल्ली पुलिस को प्रथम स्थान मिला है। यानी कि इस मामले में अगर हम बात करें तो दिल्ली को प्रथम स्थान पर रखा गया है। हमने यहाँ पर इस बारे में डिटेल में लिखा कि दिल्ली पुलिस 98.6% स्कोर पा करके पहले स्थान पर रही। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली की चर्चा हुई तो दिल्ली के बारे में हमने कुछ पॉइंट को ऐड किया है। हाल ही में दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक स्थापित किया गया है और इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स की शुरुआत दिल्ली में ही की गई। और इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न हैं जो कि दिल्ली से रिलेटेड हाल ही के दिनों में आपको बताया है कि स्मोक टावर का निर्माण अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ था और प्रति मील में अगर हम बात करें सीसीटीवी कैमरा लगाने की तो दिल्ली ये इस मामले में सबसे आगे है। और इसके अलावा एक कार्यक्रम है दिल्ली सरकार की देश के मेंटोर कार्यक्रम का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को बनाया गया है। और भी इसी तरह के कई सारे प्रश्न जो रेगुलर आपको देखने को मिलता है, ये तमाम चीज़ों को चेन बनाकर इसी तरह आप लोग याद रखिए। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर के 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। ये अभी हाल ही में ये घोषणा हुआ है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 8वां का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2031 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की मतलब कर सकते हैं लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि देश की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट है और नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्ष 2031 तक इसे बढ़ा करके 22,480 मेगावाट करने की योजना है। और इसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया और यह लक्ष्य रखा गया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में परमाणु ऊर्जा की कुल बिजली उत्पादन में भागीदारी 3.1% रही थी। और यहाँ पे अगला पॉइंट है महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमने एक चर्चा की है परमाणु ऊर्जा की, तो महाराष्ट्र का नाम इनमें बहुत ज़्यादा शुमार है। हमने यहाँ पे लिखा कि हाल ही में महाराष्ट्र के जैतपुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना को सैद्धांतिक सहमति दी गई है या फिर सैद्धांतिक मंजूरी मिली है और जिसमें प्रत्येक रिएक्टर की क्षमता 1650 मेगावाट की होगी। ये इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि फ्रांस की मदद से बनने वाला यह देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र होगा। इसी बार हमने यहाँ पे लिखा कि महाराष्ट्र के जो जैतपुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना हो रही है, तो ये कह सकते हैं फ्रांस की मदद से बनने वाला यह देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र होगा और इसकी समेकित क्षमता जो होगी ये कह सकते हैं 9,900 मेगावाट की होगी। ये भी आपको ध्यान रखना कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर निर्माण किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र के जैतपुर में और ये फ्रांस की मदद से इसका निर्माण किया जाएगा, जिसकी क्षमता की हम बात करें तो 9,900 मेगावाट की होगी। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को ITF विश्व चैंपियनशिप 2021 के लिए चुना गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर होगा। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले, आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को वर्ष 2021 ITF विश्व चैंपियन चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने इनकी उपलब्धियों को लिखा कि नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 7वीं बार
तथा महिलाओं में नंबर 1 एशले बार्टी को दूसरी बार यह खिताब मिला है। यानी कि अगर बात करें ITF विश्व चैंपियन 2021 की, तो महिलाओं की श्रेणी में एशले बार्टी को यह खिताब दिया गया और वहीं पे नोवाक जोकोविच को मतलब कि पुरुषों की श्रेणी में दिया गया। और एशले बार्टी को यह दूसरी बार, और साथ ही साथ अगर बात करें नोवाक जोकोविच को, तो यह रिकॉर्ड 7वीं बार। अब यहाँ पर ध्यान रखें, नोवाक जोकोविच कह सकते हैं सर्बिया के हैं, और वहीं पर अगर बात करें एशले बार्टी की, तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ पॉइंट को और लिखा है कि नोवाक जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन का खिताब भी जीता है, तथा एशले बार्टी ने इस साल अपना पहला विंबलडन खिताब और साथ साथ टोक्यो ओलंपिक की मिक्स्ड डबल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, और एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम अगले 10वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखें हमारा बीपीएससी में अगर करंट अफेयर्स का एक बुक मार्केट में लॉन्च हुआ है, आप इस बुक को नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको वहाँ पे बुक नहीं मिले तो आप उनसे मंगाने की डिमांड कर सकते हैं, और साथ साथ आप चाहें तो इसे फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आपको ये सस्ता पड़ेगा। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार करंट अफेयर्स का बुक है, जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाएं एकदम से समग्र विश्लेषण के साथ आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां से कहां तक के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेरठ से प्रयागराज तक के लिए अभी हाल ही में इस गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे, पहले नहीं बल्कि लंबे, तो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शाहजहांपुर में शिलान्यास किया गया, जो कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस वे 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के ये 12 जिलों को मतलब छूते हुए, मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मेरठ से प्रयागराज पहुंचेगी। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा, अत्याधुनिक तकनीक से बन रहा यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर के प्रयागराज के जुड़ापुर दादू गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से जोड़ेगा। यानी कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 तक ये मतलब कह सकते हैं पहुंचेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस गंगा एक्सप्रेस वे की, तो इसकी जो लंबाई होगी ये 594 किलोमीटर होगी, और इसे वर्ष 2024 तक पूरा किया जाने का प्रस्ताव है, या फिर इसे प्रस्तावित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे अपने चर्चा की उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कुछ पॉइंट को लिखा है कि हाल ही में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में खोला गया, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही था। ये प्रश्न ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट की सुनवाई करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किन्हें इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना गया है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका राइट आंसर मोहित जैन। अभी हाल ही में मोहित जैन को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना गया। आप जहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मोहित जैन। आपको इन पर बता दूं कि इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन को 2021-22 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी कि INS का प्रेसिडेंट चुना गया है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे हमने लिखा है कि वे एल आदिम मूल की जगह लेंगे, ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ पॉइंट को लिखा है जो ऑप्शन नंबर ए में है, अविक सरकार। तो अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तीसरा नंबर पे ऑप्शन नंबर सी में संजीव कुमार, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संजीव कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। तथा अगर हम बात करें अतीश चंद्रा की, तो अतीश चंद्रा भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश की संसद ने चीन के सिंजियांग क्षेत्र से आयात पर रोक लगाने संबंधी विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका के द्वारा भी हाल ही में इस विधेयक को अंतिम मंजूरी दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए मामला क्या है, मामला बहुत ज़्यादा संगीन है। आप यहाँ से सभी चीज़ों को ध्यान रखिए। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा कि अमेरिकी संसद ने चीन के सिंजियांग क्षेत्र से आयात पर रोक लगाने संबंधी एक विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करें तो विधेयक के प्रावधान के तहत इस क्षेत्र से आयात किए जाने वाले सामान को तब तक अनुमति नहीं मिल जाएगी जब तक कि यह साबित नहीं किया जाता है कि बिना जबरन श्रम के उत्पादन किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो अमेरिका द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इस क्षेत्र में जो भी वस्तु यहाँ से जो मतलब कह सकते हैं आयात की जाती है, तो इस वस्तु का जो निर्माण होता है, यानी कि जो उत्पाद का जो मतलब कह सकते हैं आयात होता है अमेरिका में, तो वहाँ पर जो वस्तु का कह सकते हैं उत्पादन हुआ है, तो उसे उत्पादित करने के लिए कह सकते हैं मतलब जबरन श्रम करके उसका उत्पादन किया गया है। ये मतलब सिद्ध करने के लिए बात कही जा रही है, और यहाँ पर चीन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए अभी हाल ही में ये कह सकते हैं अमेरिकी संसद के द्वारा एक विधेयक को अंतिम मंजूरी दिया गया है। ऐसी ही कुछ मामला है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में आप इसे पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं मामला क्या है।
हमने यहाँ पे आगे लिखा कि चीन के पश्चिमी क्षेत्र में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक को विशेष रूप से सिंजियांग प्रांत के लाखों उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर अमेरिका की ओर से लगाई गई कई तरह के पाबंदियों की दिशा में एक नवीनतम कदम है। यानी कि वहां पर जो मतलब कह सकते हैं प्रताड़नाएं दी जा रही है, फिर उत्पीड़न दिया जा रहा है, उसी के खिलाफ यहाँ पे कह सकते हैं एक कदम उठाया गया अमेरिका सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये अमेरिका के द्वारा आरोप लगाया गया कि वहां पर जबरन श्रम करके इन सारी वस्तुओं का या फिर इसका उत्पादन किया जाता है। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट को लिखा कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला गया था। ये ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर कोशिश कीजिए कि जो लोग भी यहाँ पर लिखेंगे इन सारी चीज़ों को आप लोग विस्तार पूर्वक लिखें। और जितने लोग भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, यहाँ से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो लोग 68वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं अभी से, तो यहाँ पर हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर के मेंबरशिप लेकर यहाँ पर जितने भी हमारे मटेरियल हैं उन सभी का आप लोग यहाँ से भरपूर लाभ उठा सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ के अभी से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है युद्ध से पहले आपकी युद्ध की तैयारी होनी चाहिए। तो 68वीं एग्जाम अभी बहुत दूर है। अगर आप एग्जाम की तैयारी में लगना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी में ये एग्जाम होना प्रस्तावित है 67वीं वाला। इनकेस अगर देरी होता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च में ये एग्जाम निसंदेह ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और जो 2022 में आपका एग्जाम होगा, एक चीज यहाँ पे मैं लिख दूँ, 2022 में जो आपका एग्जाम होगा ये 68वीं का होगा। इस चीज़ के लिए आप श्योर रहे, 68वीं जो एग्जाम होगा ये 2022 में होगा। तो आप इसको अभी से ज्वाइन करके यहाँ से संबंधित चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगे वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।